तो हम अपना चैप्टर 2 इंफॉर्मेशन सिस्टम कर रहे थे और इसमें पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये पार्ट 2 है। नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके हम कर रहे थे जो हमारे सिस्टम से इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट लेवल के अकॉर्डिंग। तो हमने EIS और ESS ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और DSS कवर कर लिया है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेने के लिए और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड के लिए। तो ये एडवांस होता है मोर देन MIS, उसकी बात की गई है। अब देख लेते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था क्रिएशन ऑफ नॉलेज है हमारा, तो हमने MIS यहाँ पे कवर नहीं किया, हमने सिर्फ DSS कर दिया। MIS ना हम MIS वाले चैप्टर नंबर 8 में करेंगे, वहाँ पर डिटेल में, तो डबल करना सही नहीं है। तो क्रिएशन ऑफ नॉलेज लेवल है जिसमें नॉलेज वर्क सिस्टम और एक्सपर्ट सिस्टम दो हमारे सिस्टम हैं। तो देख लेते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। तो एक्सपर्ट सिस्टम आर कंप्यूटराइज्ड एडवाइजरी प्रोग्राम दैट अटेम्प्ट्स टू इमिटेट द रीजनिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। ये कह रहा है कि ये एक कंप्यूटर एडवाइजरी प्रोग्राम है जो अटैम्प्ट बोले तो ट्राई करते हैं टू इमिटेट कॉपी द रीजनिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट, यानी कि वो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं जो हमारी इंसान की सोचने की और किसी भी काम को एनालाइज करने की पावर है उसको कॉपी करने की और उसको अपनाने की। दैट ट्राई टू कॉपी द रीजनिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, यानी कि जिस तरीके से एक इंसान सोचता है, एक एक्सपर्ट सोचता है, ये भी कोशिश करते हैं कि उस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उस तरीके से काम करें। तो ये हम एडवांस लेवल की जो सिस्टम होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें आते हैं, जैसे रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी हो गई, उसमें ये एक्सपर्ट सिस्टम आती हैं। इट इज़ ए नॉलेज इंटेंसिव कंप्यूटर प्रोग्राम विच कैप्चर्स द एक्सपर्टाइज ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए लिमिटेड डोमेन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये कह रहा है कि ये एक नॉलेज इंटेंसिव प्रोग्राम है, यानी कि नॉलेज को बढ़ाते हैं। विच कैप्चर्स एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन का एक्सपीरियंस है या उसके एक्सपर्टाइज है उसको कैप्चर कर लेते हैं एक लिमिटेड डोमेन तक, यानी कुछ हद तक, एंड एक लिमिटेड डोमेन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, यानी कि अभी इतना एडवांस नहीं हुआ कि पूरा पूरा कर ले, तो एक लिमिटेड डोमेन तक ही रहता है। तो एक्सपर्ट सिस्टम कैप्चर्स द नॉलेज ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉई, जनरली ह्यूमन एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने फील्ड में, हमारे फील्ड में बात करें तो CS जैसे होते हैं उस तरीके से, इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ रूल्स, यानी कुछ हम रूल सुनाएंगे कि भाई इस तरीके से आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको कैप्चर कर सकते हो। तो दीज सेट ऑफ रूल्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, उसकी हम मेमोरी में जो हमने रूल्स बनाए हैं उसमें स्टोर कर देंगे, जिससे वो ऑटोमेटिकली ही उन रूल्स के अकॉर्डिंग काम करे। देन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमारा एक्सपर्ट सिस्टम है, कैन बी यूज्ड टू आस्क रेलिवेंट क्वेश्चन एंड टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर एडोप्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि फिर हम उससे अगर हमने रूल्स उसमें सेट कर दिए जैसे कि, तो उससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। जैसे कि आप अपने फ़ोन में अगर गूगल असिस्टेंट एक ऐप होती है वो डाउनलोड करेंगे तो उसमें अपनी आवाज़ आप फीड कर देंगे, यानी कि एक रूल्स हो गए। उसके बाद अगर आप बोलेंगे कि हे गूगल, तो इस तरीके से, और उसको जो भी काम करेंगे कि मेक ए कॉल टू मिस्टर दिस, और प्ले दिस मूवी ऑन यूट्यूब, और प्ले दिस मूवी, और प्ले माई वीडियो, इवन यू कैन से प्ले द IT वीडियो ऑफ जयविंदर चौहान ऑन यूट्यूब। तो अगर आप बोलेंगे अपनी आवाज़ में तो वो रिकग्नाइज करेगा और वो काम करेगा, चाहे आप ट्राई करके भी देख सकते हैं। गूगल असिस्टेंट एक ऐप है, उसके थ्रू उसको एक्टिवेट करने पहले तब ये करें। तो ये भी एक तरह से एक्सपर्ट सिस्टम भी इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि हम उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो भी उसमें रूल सेट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो जवाब देंगे। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की बात की गई है, तो ये करते हैं यूज टू क्रिएट न्यू नॉलेज एंड शेयर नॉलेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन,
तो ये करते हैं यूज टू क्रिएट न्यू नॉलेज एंड शेयर नॉलेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू एक्सप्लॉइट फर्दर कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटीज। यानी कि इनका का क्या काम होता है, नॉलेज को क्रिएट करना और नॉलेज को शेयर करना ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे हम जो आने वाली कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको ग्रैब कर सकें, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, उसका फ़ायदा ले सकें। दीज सिस्टम आर बिल्ट इन सच ए मैनर विच अलाउ एफिशिएंट कैटेगराइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। ये सिस्टम इस तरीके से बनाए गए हैं जिससे एक सही तरीके से कैटेगराइज हो जाए और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए नॉलेज जो भी हमने क्रिएट की है, यानी कि जो भी कुछ नई अपडेट इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके रिगार्डिंग बात की गई है। वंस दिस नॉलेज इज स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमने नॉलेज क्रिएट की है वो स्प्रेड हो जाए, जो यहाँ पे बात की है ना, क्रिएट करता है नॉलेज को और स्प्रेड करता है, तो नॉलेज क्रिएट करने के बाद स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, द अदर एम्प्लॉई माइट यूज दैट नॉलेज विच मे फर्दर स्ट्रेंथन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है कि अगर इस सिस्टम ने, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम ने नॉलेज को क्रिएट किया और स्प्रेड कर दिया, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाकी एम्प्लॉयज़ हैं वो उस नॉलेज को यूज करते हैं प्रोडक्ट को बेटर बनाने में, बेटर मार्केटिंग, बेटर सेल्स करने में, तो जिससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एग्जाम्पल है दिस नॉलेज इटसेल्फ माइट बी इन एग्जिस्टेंस इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट सच एज वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यानी कि ये कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट अपने आप में कुछ डॉक्यूमेंट में हो सकती है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट में हो सकती है, स्प्रेडशीट बोले तो एक्सेल या पीपीटी फॉर्म्स में हो सकती है, जिससे हम, जैसे आप कंपनी में, अगर बड़ी कंपनी में काम करते होगे तो उसमें पीपीटी फॉर्मेट में कोई चीज़ समझाते हैं ना कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके ये फीचर्स होंगे, तो कुछ उस तरीके से समझा सकते हैं। अब बात की गई है टीपीएस की। एमआईएस हम एमआईएस वाले चैप्टर में कवर करेंगे। टीपीएस हमारा ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के लिए है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसकी पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपने अगर शॉपिंग मॉल या किसी शोरूम में गए होंगे तो वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, ये बारकोड रीडर की तरह होता है जो हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है। जैसे आप बारकोड से रीड करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेगा और कंप्यूटर में डिस्प्ले कर देगा कि भाई इतना प्राइस है, ये क्वांटिटी है और ये इतना इस पर टैक्स है, जीएसटी है, इस तरीके से देख लेते हैं। टीपीएस आर डिजाइन टू प्रोसेस डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। तो ये डिज़ाइन किए गए हैं डे टू डे ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए एफिशिएंटली और एक्यूरेटली, जिससे कि कोई भी गलती ना हो, एक्यूरेट काम हो। ए बिजनेस मे हैव सेवरल टीपीएस, मतलब एक बिजनेस के पास कई सारे टीपीएस हो सकते हैं, जैसे कि बिलिंग सिस्टम टू सेंड इनवॉइसेस टू कस्टमर। अगर हमारा बिलिंग वाला टीपीएस है तो क्या करेगा, कस्टमर को इनवॉइस सेंड कर देगा कि भाई आपका इतना पैसा ड्यू है, वो पे करना है। पेरोल सिस्टम टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम टू प्रोसेस द मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू एंड आउट ऑफ द बिजनेस, यानी कि कितना जो स्टॉक है, कितना आया है, कितना गया है बाहर, उसको मैनेज करेगा। द इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय टीपीएस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ डेली ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल आइटम सोल्ड। यानी कि जितने भी इंफॉर्मेशन एक टीपीएस ने प्रोसेस किए हैं वो शाम को, या जब भी आप करेंगे डे एंड पे या आर एंड पे, या जब भी आप ऑर्डर देंगे वो एक डिटेल रिपोर्ट जो आपको बना करके दे देगा कि फॉर एग्जांपल कि इतने आइटम आज सेल किए गए। अगर इन्वेंट्री कंट्रोल है कि इतना स्टॉक आज आया है, इतना गया है, तो इस तरीके से एक डिटेल रिपोर्ट बना करके हमें दे देगा। दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनल लेवल सिस्टम, ये ऑपरेशनल लेवल है, ठीक है। टीपीएस आर सो वाइटल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इवन है, ये कह रहा है कि टीपीएस बहुत बहुत वाइटल है, यानी बहुत क्रूशियल है। और इवन है फेलियर ऑफ सिंगल टीपीएस, अगर एक भी टीपीएस हमारा फेल हो जाता है तो मे लीड टू कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ बिजनेस टेम्परेली। अगर हमारे पास
जितने से काम चल रहा करंट में उतने ही TPS हैं। तो अगर कोई भी एक फेल हो गया तो हमारा जो काम टेम्परेली रुक जाएगा। अगर बिलिंग है तो हमारे बिलिंग नहीं होंगे जब तक कि वो सही होकर ना आए या रिप्लेस ना हो। उसके बाद है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम दैट ट्राई टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉई हु नीड टू प्रोसेस डाटा। ये कह रहा है कि ये ऐसी सिस्टम है जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के काम आते हैं। किन एम्प्लॉय की? जो डाटा को प्रोसेस करते हैं। दीज कस्टमाइज्ड सिस्टम डिपेंड हैवीली ऑन टेक्स्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये कह रहा है कि ये कस्टमाइज सिस्टम है, यानी अपने अकॉर्डिंग ये काम कर सकते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन यानी कि ये ज़्यादातर काम जो पहले हो रहा था ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, ज़्यादातर हैंड रिटन फाइल्स में काम हो रहा था या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो काम हाथ से हो रहे थे, ये इनको ऑटोमेशन करता है, यानी उनको ऑटोमेटिक करने की कोशिश करता है कि जैसे हम हाथ से लिखते थे तो ये द ऑटोमेटिक सिस्टम डिपेंड हैवीली ऑन टेक्स्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये हो गया वर्ड, MS वर्ड, MS एक्सेल या पावर पॉइंट, या उस तरीके से मतलब ये काम करवाएगा। और टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस यानी जो काम हम पहले अगर किसी को ऑर्डर देना है तो वहाँ बंदा भेजते थे कि भैया फ़ोन कर देते हो, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक एक सिस्टम बना दिया। ये ERP वाले चैप्टर में कवर करेंगे। ERP ले लिया, उसमें ऑटोमेटिक जैसे स्टॉक एक लेवल से नीचे जाएगा ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा इस तरीके से। फॉर एग्जांपल द बाइड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट एग्जिस्ट टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन ऑफिस, फॉर एग्जांपल MS ऑफिस XP। सिस्टम्स दैट अलाउ एम्प्लॉय टू वर्क फ्रॉम होम विलेस्ट ऑन द मूव, यानी जब कुछ ऐसे सिस्टम जो एम्प्लॉय को घर से काम करने में भी दिक्कत ना करें और अलाउ कर दें आराम से, जैसे कि आजकल हो रहा है। और जब वो मूव पे हो यानी रास्ते में हो, कहीं ऑन द वे हो या गाड़ी में हो, तब भी काम कर सकते हैं। इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। तो उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिविटीज़, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा उसकी क्या क्या एक्टिविटी हैं। डाटा इनपुट, तो डाटा अबाउट बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स इज कैप्चर्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर प्रोसेसिंग। तो यही है इंफॉर्मेशन सिस्टम का पहला काम है, डाटा को इनपुट करना और उसको प्रोसेसिंग के लिए प्रिपेयर करना। डाटा को सेकंड है डाटा को प्रोसेस करना, जो भी हमने क्रिएट किया है। आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स इज ट्रांसमिटेड टू एंड यूजर्स एंड मेड अवेलेबल इन द आउटपुट एक्टिविटी। डाटा को इनपुट किया, प्रोसेस किया और इन्फॉर्मेशन हमने जनरेट कर दी। डाटा एंड इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, जो भी हमारी डाटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको एक निर्धारित टाइम तक, जब तक ज़रूरत नहीं है उसको स्टोर भी करके रखेगा। कंट्रोल ऑफ सिस्टम परफॉर्मेंस, जो हमारे सिस्टम की एक्टिविटीज़ हैं परफॉर्मेंस है उसको कंट्रोल भी करेगा। एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिविटी इज़ द कंट्रोल ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, यानी कि भाई परफॉर्मेंस की अगर हमने 30 दिन में नहीं भी निकाले तो ये कंट्रोल करके रखे नेक्स्ट मंथ तक, या कुछ भी सही तरीके से ले। बाय द वे इम्पोर्टेंस की बात की गई इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो यह है एन एड इन ऑपरेशनल एक्सलेंस ऑफ बिजनेस, हेल्पफुल इन बेटर डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये हेल्प करता है ऑपरेशनल एक्सलेंस ऑफ बिजनेस, बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। कम्पिटिटिव एडवांटेज को पाने के लिए भी ज़रूरी है। अब रिसेंट ट्रेंड इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में रिसेंट कुछ चीज़ें आई हैं उनकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार आ चुका है। तो यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद एक एग्जांपल देंगे। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग बोले तो जैसे आपकी जीमेल होती है, जीमेल में अगर जहाँ वो डॉट होते हैं ना इस तरीके से 5-7 डॉट होते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे अगर नहीं किया हो तो उसमें कई चीज़ें होती हैं। यूट्यूब होता है, फ़ोटोज़ होते हैं, जीमेल होती है, अकाउंट्स होता है और गूगल ड्राइव होती है और ब्लॉग भी होता है। तो उस तरीके से ये एक एग्जांपल है। तो गूगल ड्राइव में जैसे आप इंफॉर्मेशन बहुत सारी स्टोर कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, या हमें स्टोरेज मिलता है कहीं से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारा
ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू यूज ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज, दैट इज कंप्यूटिंग सर्विसेज कौन सी होंगी, सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर एज ए सर्विस ओवर ए नेटवर्क। क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू यूज ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस कौन सी है, सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर एज सर्विस ओवर ए नेटवर्क, यानी कि हमने जो डाटा सेव किया हुआ गूगल ड्राइव में वो ओवर ए नेटवर्क यानी इंटरनेट पर है, वो हम कहीं से भी किसी भी सिस्टम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि भाई मैंने इस फ़ोन से गया तो मैं इसी से एक्सेस कर सकता हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ वहाँ पर लॉगिन करूँ वहाँ से भी कर सकता हूँ। टिपिकली दिस नेटवर्क इज इंटरनेट, यानी कि जो यहाँ पर नेटवर्क की बात की गई है वो इंटरनेट है, ये बोल रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ सेवरल एडवांटेज, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो ये रिड्यूस करता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ द कंपनी, यानी कि हमें अपने आप से कोई कंप्यूटर नहीं खरीदना, हमें क्या नहीं करना, नेटवर्क जो इतना हैवी वाला है वो परचेज नहीं करना, और हमें चोरी का भी डर नहीं है। ये प्रोमोट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन विच इनेबल्स सर्वर एंड स्टोरेज डिवाइसेस टू बी यूटिलाइज्ड अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन ओवर द इंटरनेट। तो ये प्रमोट करेगा भाई वर्चुअलाइजेशन को, यानी कि वर्चुअल होती है उसमें इंफॉर्मेशन कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वर्चुअल हो, कि जिसे हम देख सकते हैं, काम कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, जैसे ई कॉमर्स आइटम्स होते हैं उस तरीके से प्रमोट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट मेक्स मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ईजियर एज इंस्टॉलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन ईच एंड यूजर्स कंप्यूटर, यानी कि ये जो हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मेंटेनेंस है उसको भी कम करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम किसी भी सिस्टम से उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो जो स्टोर हो रही है जहाँ वो, या जो भी नेटवर्क चाहिए वो हमारा नहीं है, हमारा यूज़ नहीं होता, तो वो एक पर्टिकुलर कंपनी का यूज़ होता है। तो ये रिसेंट ट्रेंड इन इंफॉर्मेशन सिस्टम थे, इसमें पहला है यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग रिसेंट ट्रेंड में, सेकंड है यूज ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। द यूज ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन मोबाइल द यूज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन मोबाइल डिवाइसेस, स्मार्टफोन हो गए, टैबलेट हैं, हैज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फास्टर एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मोबाइल डिवाइसेस पे यूज होने से लीड टू डेवलपमेंट ऑफ फास्टर एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कह रहा है कि अब हम फास्ट से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कोई रिजल्ट देखना है, अभी जैसे पहले हमारे छोटे फ़ोन होते थे, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की नीड है, कहीं का रास्ता मैप देखना है, तो हम फटाक से फ़ोन पे क्लिक करते हैं और हमें सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। किसी चीज़ का प्राइस देखना है, किसी चीज़ का नाम देखना है, किसी जगह का नाम, किसी का मैप देखना है, तो किसी का फ़ोटो देखना है। जैसे हमने एक गाड़ी डाल दी लग्जमबर्ग या जो भी है, मर्सिडीज 30, ये जो भी है, तो उसका हम डिज़ाइन देखना है तो हम गूगल पर डालेंगे, फ़ोटोज़ पे इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे। द एप्लीकेशंस आर डिजाइन टू रन ऑन स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप, वीचैट आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू बी यूज ऑन मोबाइल डिवाइसेस। तो इनकी बात की है, सम ऑफ द एप्लीकेशंस आर फ्रीली डाउनलोडेड और कुछ के चार्जेज लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये सिंपल से थे। और थर्ड जो हमारा है रिसेंट ट्रेंड में वो है यूज ऑफ यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस वो होता है कि जिसके थ्रू हम किसी सिस्टम से किसी मशीन से कनेक्ट करते हैं। यूजर यानी कि ऐसा इंटरफेस जिससे डायरेक्ट यूजर कनेक्ट कर रहे हैं। अगर फ़ोन की बात करें, फ़ोन की डिस्प्ले या कंप्यूटर की डिस्प्ले, तो ये है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टच स्क्रीन कैपेबिलिटी, जब से टच स्क्रीन आई है, द यूजर इंटरफेस हैज़ अंडरगोन ए रिवोल्यूशनरी चेंज। तो इसमें एक रिवोल्यूशन हुआ है इस इंटरफेस इंडस्ट्री में। टच स्क्रीन enables the user to directly interact with what is displayed and removes any intermediary handheld devices। ये कह रहा है कि टच स्क्रीन जो है वो इनेबल करती है यूज़र को कि जो भी डिस्प्ले पे हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है हम उस पर डायरेक्ट टच कर सकें और डायरेक्ट उससे कुछ भी काम कर सकते हैं। और रिमूव्स यानी पहले जो इंटरमीडियरी हैंडहेल्ड डिवाइसेस थे, जैसे माउस, कीबोर्ड या फिर स्टाइलिश होता था फ़ोन में,
तो उसको रिमूव कर दिया जो इंटरमीडिएरी होते थे। अब हम डायरेक्टली टच स्क्रीन, अब तो लैपटॉप में भी टच स्क्रीन आने लगी हैं, तो उसके थ्रू भी हम काम कर सकते हैं। Nowadays, the touch screen capability is being utilized in smartphone, tablets, information kiosk जैसे ATM वगैरह हो गए, कैश डिपॉजिट मशीन हो गई, उनमें भी टच स्क्रीन है, एंड अदर इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस। तो फ्रेंड्स, उसके बाद है यूज ऑफ एनालिटिक्स। द फील्ड ऑफ एनालिटिक्स हैज शोन ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ डाटा एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड सोशल एनालिटिक्स। तो डाटा एनालिटिक्स की पहले बात कर लेते हैं। ये एक टूल है जो डाटा को एनालाइज करता है, एनालाइज कि भाई ये हमारे किस काम आ सकती है, प्रोसेस करता है। तो इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। डाटा एनालिटिक्स ये है ए टूल यूज्ड टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एक टूल है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है। क्या करता है? कन्वर्ट्स रो डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ये रो डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, जैसे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक रो डाटा कन्वर्ट हो रहे हैं इंफॉर्मेशन में, तो उसको कंप्यूटर में कौन कन्वर्ट करता है? वो करता है डाटा एनालिटिक्स। एक टूल होता है कंप्यूटर में, वो क्या करता है? वो डाटा को कन्वर्ट कर देता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, जिससे वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्पफुल होती है। उसके बाद सेकंड एनालिटिक्स है, वो है प्रेडिक्टिव। तो ये है ए टूल यूज्ड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ करंट एंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो ये एक ऐसा टूल है जो करंट यानी जो प्रेजेंट में चल रही हैं या पीछे की पुरानी हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन है, उनके बेस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में कितना सेल हो सकता है, क्या हमारा क्या कुछ हो सकता है उसके रिगार्डिंग। सोशल एनालिटिक्स, सोशल मीडिया की यहाँ पे बात की गई है। एक टूल होता है ये भी, जो यूज किया जाता है कंपनीज के द्वारा टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स लाइकिंग, डिसलाइकिंग, प्रेफरेंस, नीड्स। यानी जैसे फेसबुक पर आप देखते हो ना, तो ये देख लेता है कि हमारे प्रोडक्ट को कितने लोग लाइक करें, कितने डिसलाइक करें, या फिर जैसे अगर हम टॉयज़ की बात करें, खिलौनों की, तो उसमें कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर हमारे आइटम्स को 1000 लोगों ने देखा तो कितने डिसलाइक कर रहे हैं, कितने लाइक कर रहे हैं, कितनों ने प्रेफरेंस दी, कितने डिटेल में जाके पढ़ते हैं, कितनों को ज़रूरत है जो प्राइस वगैरह देखते हैं, या कितने ऑर्डर कर देते हैं, या हमारे प्रोडक्ट में नहीं है तो किस में वो इंटरेस्टेड हैं, यानी कि स्किप कर देते हैं कि भाई चल हमारे मतलब कहीं। आप भी देखते होंगे ना, जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो फटाफट निकलते जाते हैं। तो एक सोशल एनालिटिक्स होते हैं जो कंपनी यूज करती हैं इसको। यूज ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स। द बिग डाटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामाइनिंग, तो यहाँ पे एग्जामाइनिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ वैरायटी ऑफ बिग डाटा। ये क्या करता है? एग्जामाइन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वैरायटी ऑफ डाटा को, टू अनकवर हिडन पैटर्न्स, अननोन कोरिलेशन एंड अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन। अनकवर करता है जो भी हमारे हिडन पैटर्न हैं, छुपी हुई कुछ चीज़ें हैं, बातें हैं, उनको, और अननोन कोरिलेशन, जो हमारे कोरिलेशन हमें पता नहीं थे, उनको कोरिलेट कर देता है। सच इन्फॉर्मेशन कैन प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि हमारे कॉम्पिटिटर की कुछ इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस इसके थ्रू पता लग जाता है, कुछ बेसिक बातें, ओवर राइवल ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट कैन इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली। तो इसको देख लेंगे आप एक बार। इसके बाद फ्रेंड हमारा ये लास्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, तो ये है यूज ऑफ एजाइल टेक्नोलॉजी और मेथडोलॉजी। एजाइल टेक्नोलॉजी एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप करने का प्रोसेस है जिसमें स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं लोग। तो इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के मेथड हैं, सच एज इटरेटिव, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है रिपीटेटिव, और इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम में। यानी कि इटरेटिव का मतलब है कि भाई ये प्रोसेस ना इस तरीके से घूमता रहेगा। घूमता रहेगा मतलब कि ये कुछ डिपार्टमेंट हैं या कुछ एम्प्लॉई हैं, A B C D,
तो पहले थोड़ा काम डेवलप किया, उसके बाद ये इस पे गया, उसके बाद ये इस पे गया, उसके बाद इस पे गया, उसके बाद इस पे गया, उसके बाद इन सब ने जितना कर दिया फिर ये दोबारा से देखेगा कि भाई जैसे मैंने किया था उसके अकॉर्डिंग हुआ कि नहीं, फिर ये देखेगा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक। और इसमें ये होता है कि इसमें हर बार थोड़ा थोड़ा अपने अकॉर्डिंग वो करते जाते हैं, तो इस तरीके से काम करता है। वेयर रिक्वायरमेंट्स एंड सॉल्यूशन डेवलप थ्रू कोलेबोरेशन बिटवीन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग और क्रॉस फंक्शनल टीम्स। ये कह रहा है कि जहाँ सॉल्यूशन डेवलप होते हैं कोलेबोरेशन के थ्रू, कि भाई सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं टीम में, जैसे यहाँ पे हुआ, उस जगह पे ये ज़्यादा काम करते हैं। तो देख लेते हैं थ्रू द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। थ्रू द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इट अलाउज इंटरेक्शन ऑफ डेवलपर्स एंड यूजर्स। तो पूरी डेवलपमेंट साइकिल में ये जो डेवलपर होते हैं और यूजर होते हैं उनको इंटरेक्ट कराता रहता है कि भाई यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, उनको डेवलपर को बताएंगे, और डेवलपर एक जब ये रेडी हो जाएगा एक मतलब ड्राफ्ट फॉर्म में, तो यूजर को देखेंगे भाई यूज करो और हमें बताओगे ये सही हुआ है या नहीं। एजाइल टेक्नोलॉजी इज बीइंग वाइडली यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट इज रिजल्टिंग इन वेरियस एडवांटेज। ये कहता है कि ये वाइडली यूज की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए, जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? 3 इसके एडवांटेजेस हैं। टाइम एंड मनी सेविंग, यह है एजाइल टेक्नोलॉजी सेव्स टाइम एंड मनी, ये टाइम और पैसा जो है सेव करती है। और लेस डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, दो डॉक्यूमेंट्स हेल्प्स टू ए ग्रेट डील इन वेरीफाइंग एंड वैलिडिंग the requirements, but considering the time frame of the project, this approach leads to focus more on application rather than documenting the things। तो ये कह रहा है कि एजाइल टेक्नोलॉजी जो है फोकस करती है एप्लीकेशन पे रेदर देन डॉक्यूमेंटिंग द थिंग, यानी कि वो एप्लीकेशन बोले तो कि सही तरीके से काम हो और डॉक्यूमेंटिंग कम से कम हो, काम प्रॉपर होना चाहिए। वैसे डॉक्यूमेंटिंग भी इम्पोर्टेंट होती है बाद में वेरीफाई करने के लिए या वैलिडेट करने के लिए, लेकिन ये ज़्यादातर करते हैं इम्प्लीमेंट करने में, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये हो गया टाइम एंड सेविंग ऑफ मनी। तो सेकंड हम देख लेते हैं इजी टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस। तो अगर फ्यूचर में इनमें कुछ चेंजेज आते हैं हमारे एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में, तो अगर वो इस प्रोसेस के एजाइल प्रोसेस के द्वारा डेवलप किए हुए होंगे तो उनमें आसानी से हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इनकेस देर इज एनी चेंज रिक्वेस्ट और इन्हेंसमेंट, यानी कि बढ़ावा देना है कि भाई अभी तक 5000 यूजर यूज कर रहे थे हमारे एप्लीकेशन को, लेकिन अब इंटरेस्ट लोगों का बढ़ा है तो 20,000 या लाख लोग भी करेंगे। इन्हेंसमेंट कम इन बिटवीन एनी फेज, चाहे तो डेवलप करते टाइम आए या बाद में आए। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट एनी बजट कॉन्स्टेंट दो देयर नीड्स टू बी सम एडजस्टमेंट। तो ये कह रहा है कि ज़्यादा कुछ बजट में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और आसानी से वो चेंजेज या इन्हेंसमेंट इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। फास्ट एग्जीक्यूशन, ये कह रहा है रेगुलर इंटरेक्शन अमंग द SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेंबर्स में, अगर रेगुलर इंटरेक्शन होता रहेगा, मतलब एक दूसरे से डिस्कस करते रहेंगे भाई क्या पहुँचे, कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, तो फॉलोइंग एम कैन हेल्प देम टू डिटरमाइन द issues well in advance and they can work on it accordingly. Quick coding and testing make the SDLC team members to be aware of the gaps existing। तो यही कह रहा है कि भाई अगर हम लोगों को इंटरेक्ट कराते रहेंगे एक दूसरे से तो वो जानते रहेंगे क्या कमियां हैं क्या सही है, तो वो जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके एजाइल टेक्नोलॉजी की आई होप समझ में आई होगी। एक इटरेटिव प्रोसेस है जो टीम की तरह काम करते हैं। 3 इसके एडवांटेज होते हैं, टाइम एंड सेविंग मनी, इजी टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस, फास्ट एग्जीक्यूशन। तो फ्रेंड्स ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने बाकी फ्रेंड्स को अगर किसी का ये रेलिवेंट है किसी के लिए तो शेयर कर देना। और आपसे 1 से 1.5 घंटे में जो है हर चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, तो एग्ज़ाम टाइम पे भी आप एक बार फिर से इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स
मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे जल्दी। थैंक यू।